Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, कैसे साइक्लोन के इम्पैक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में। सेकेंड आर्टिकल में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल कंप्लीट हुए, अब क्या ये रिलेवेंट है या अभी भी इसके कुछ स्कोप बाकी हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे माओइस्ट एरिया में अब जब ये कम होती जा रही है माओइस्ट घटनाएं, तो गवर्नमेंट का क्या गवर्नेंस का मॉडल होना चाहिए यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में कॉर्पोरेट डेट एंड कहीं ना कहीं ये जो यूज ऑफ टैक्स हेवन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आखिरी आर्टिकल। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट आर्टिकल में जो बात की गई है वो की गई है वर्ल्ड वेदर आर्बिट्रेशन ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप ने एक स्टडी कंडक्ट की और इसमें यह पाया श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनमें जो 1600 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है साइक्लोन और वेरियस क्लाइमेटिक इवेंट्स में, तो कहते हैं इसमें जो मेन प्रॉब्लम है रेनफॉल की इंटेंसिटी इंक्रीज होना, फ्लडिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखना, ये एसोसिएटेड है आपकी क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन से। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक स्टडी ये कहती है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हवा लगभग 7% और मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। मतलब हवा की कैपेसिटी मॉइस्चर होल्ड करने की 7% से इंक्रीज करती है, तो हवा और भारी होती जाएगी और रेनफॉल जो आएगा वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रही है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास, एंड जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब ऐसा आईपीसीसी के असेसमेंट रिपोर्ट 6 में भी कहा गया है एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो फोकस करता है लॉस एंड डैमेजेस के ऊपर, तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं रिलीफ प्रोवाइड करता है, बट इसका भी एक इंडिकेशन यही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे। अब ऐसा ही यहां पर कहा गया कि जो एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है ये सी सरफेस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से भी हो रही है एंड यहां पे ये मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सरफेस रन ऑफ इंक्रीज हो रहा है एंड वाटर पर्कुलेशन जो है यानी आपका वाटर इन्फिल्ट्रेशन वो कम होता जा रहा है। अर्बन प्लानिंग जो है वहां पे आप स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब वाटर अब्जॉर्प्शन कम है जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड की प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती है। अब ऑल्दो दुनिया में जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है ये डिजास्टर से डील करता है, ऐसे ही लाइक आपका ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है ये भी यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट ही है साउथ ईस्ट एशिया के केस में और साउथ एशिया के केस में। तो कहते हैं कि भाई देखो, सबसे पहली तो चीज ये आ जाती है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है 1991 से 2020 के बीच में, तो जिसकी वजह से वाटर इंटेंसिटी लगभग 28% से लेके 160% तक इंक्रीज हुई है। तो ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से हुआ है और बाकी किसी और रीजन की वजह से नहीं हुआ है। मोर ओवर डिफॉरेस्टेशन, श्रीलंका की बात करें 90% जो जंगल हुआ करते थे अब वो घट के 20% रह गए। ऐसे ही आपको इंडोनेशिया में भी जो इंडिजिनस जंगल है वो 25% से कम होते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब जहां पे वाटर रिटेंशन और स्टोप स्टेबिलिटी जो थी वो आपकी कम हो जाती है। देन अर्बनाइजेशन की वजह से भी आपकी जो फ्लड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है, वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सर्विसेज जो फॉरेस्ट प्रोवाइड करते थे उसमें भी कमी आई है, जिसमें वाटर को अब्सॉर्ब करती थी सॉइल, क्योंकि रन ऑफ को ये रोकने का काम करते थे पेड़, तो वो भी एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि भैया आज की डेट में क्लाइमेट और लैंड यूज पैटर्न चेंज ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से हजार्ड्स आपके इंक्रीज हुए एंड यहां पे कहीं ना कहीं वर्नेबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है। अब कहा जाता है कि भाई जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड लैंड यूज जोनिंग का जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत वीक है, कहीं ना कहीं इको सिस्टम बेस्ड अप्रोच हमारी नहीं है, हम ज्यादातर रिएक्टिव पॉलिसीज के ऊपर फोकस करते हैं कि डिजास्टर होने के बाद कैसे निपटना है उससे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन ग्रोथ, ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को इंपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि जो लैंड यूज पैटर्न में चेंज है ये ज्यादातर आपकी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं कि भाई एनवायरनमेंट से ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं अब करा क्या जाए जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो सके। तो कहते हैं आप इंटीग्रेटेड
इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन को लेके आइए, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, आप इसके साथ इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन को साथ में जोड़ दीजिए। देन डिफॉरेस्टेशन को ऑलमोस्ट आप रोक दीजिए एंड कोशिश कीजिए नेटिव जंगलों को वापस से आप उगाइए, जिससे रिवर के कैचमेंट पे भी असर पड़ेगा, हिल के स्लोप भी स्टेबल हो जाएंगे एंड कोस्टल एरिया में आपका बफर क्रिएट होगा। देन क्लाइमेट रेजिलिएंट लैंड यूज पैटर्न के ऊपर फोकस कीजिए। कंस्ट्रक्शन में लाइक जो फ्लड पेन्स के अंदर कंस्ट्रक्शन होती है आप उसको अवॉइड कीजिए, हाई रिस्क जोन में कंस्ट्रक्शन को अवॉइड कीजिए। देन आप अर्बन ड्रेनेज पैटर्न को थोड़ा और बेटर कीजिए एंड नेचुरल वाटर रिटेंशन सिस्टम को यहां पे लेके आइए, जहां पे स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट आपको हेल्प कर सकता है, वेटलैंड का कॉन्सेप्ट आपको हेल्प कर सकता है। अब आगे जो फ्यूचर क्लाइमेट प्रोजेक्शन है ये कह रही है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में आप अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा ऐसी प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए एंड हमें नेशनल गोल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन करना होगा। ये चीजें हैं जो यहाँ पे कही गई हैं। आइए अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 के कानपुर कॉन्फ्रेंस से आपकी निकल के आई थी, जो कि एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट को लेके आई थी एंड साथ के साथ ग्लोबल सोशलिस्ट मूवमेंट जो चल रही थी उससे इंस्पायर्ड थी, रशियन रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग। तो यहां पे कहा जाता है कि ये एक आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट कर रही है। अब अगर बात की जाए रिकॉग्निशन, तो ये एक नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर। अब कहा जाता है कि भाई इसमें जो इसकी आइडियोलॉजी है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज सी से इंस्पायर्ड है, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और यूनियन फॉर्म करने की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड इसी थ्रू करते हैं, अपनी ओपन विचारधाराओं के थ्रू। आर्टिकल 38 एंड 39 जो डीपीएसपी के हैं, ये सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। तो ये लेफ्ट पार्टी का कोर एजेंडा है। आर्टिकल 25 से 28 जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, तो ये लेफ्ट पार्टी हमेशा सेकुलरिज्म को डिफेंड करती है। एंड 7th शेड्यूल और फेडरलिज्म की जहां पे बात की जाती है, तो स्टेट लेड रिफॉर्म जैसे लेबर, आपकी लैंड, और इसमें अगर हम देखें तो केरला का कोई आज तक सानी नहीं है, यानी स्पेशली केरला के अंदर जो आपको रिफॉर्म देखने को मिलता है वो लेफ्टिस्ट अप्रोच की वजह से ही है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, अभी इनका रेलेवेंस वैसे तो खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ कुछ सेटबैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कैसे? जैसे अगर आप देखें तो इनका जो डोमिनेंस जहां पे आपको बड़ी बड़ी लाइक एरियाज में देखने को मिलता था, केरला या वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा, अब वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि भी रीजनल पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रजाइल है एंड यहां पे सेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल नैरेटिव्स का। तो कहा जाता है देखो, अगर लेफ्ट आइडियोलॉजी आपकी खत्म हो जाती है यानी श्रिंक करती है, तो इससे जो मेजॉरिटी है उसकी डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं जो क्लास बेस्ड पार्टीज हुआ करती थी, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या इनफॉर्मल सेक्टर्स से रिलेटेड हो, उनके बारे में फिर कौन बात करेगा। एंड मोर ओवर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफेंड करने की बात है, वो सेकुलरिज्म हो चाहे ये मेजॉरिटी की इंपल्स हो, ये इनको रेजिस्ट करते थे। अगर ये नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव आपके खत्म हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि भाई देखो, आपको यहाँ पे करना ये होगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर अपनी आइडियोलॉजी को और ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत है। जहां पे आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम है तो आप आर्टिकल 19 एंड 25 के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे जैसे ये बात सच है कि इनकी वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा है, तो इन्हें उसके ऊपर वर्क करना होगा। देन इलेक्टोरल प्रैग्मेटिज्म वर्सेस आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी, इसको उनको छोड़ना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह की पहली गवर्नमेंट में शायद ये पार्ट थे। बाद में इन्होंने जब यूएस के साथ न्यूक्लियर डील हुई तो उन्होंने लाइक मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का साथ छोड़ दिया। तो आप ये मान के चलें कि गवर्नेंस की कॉस्ट पे ये नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल रिजिड होकर काम नहीं कर सकते हैं, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना होगा। तो वो चीज यहाँ पे आप कीजिए। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक आप इंटरमीडिएशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड यूनियंस के ऊपर आप फोकस कीजिए, फार्मर बॉडीज के ऊपर आप फोकस कीजिए, तो बेस क्रिएट करना पड़ेगा। मोर ओवर कोलिजन जो है आपके फेडरल पॉलिटिक्स के बेसिस पे होना चाहिए, जहां पे आप प्रैग्मेटिक अलायंस के ऊपर फोकस कीजिए, जहां पे लाइक थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो आप करें उसे।
देन यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर अपना फोकस पूरी तरह से आप रखें, जहां पर जस्टिस, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, फेटर्निटी, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। इंटरनल जो पार्टी डेमोक्रेसी है आप उसको भी यहाँ पे प्रमोट करें। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पार्टीज आप वापस से रिवाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की, थर्ड आर्टिकल सॉरी। तो माओइस्ट मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, माओइस्ट मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1967 में नक्सलबारी मूवमेंट के साथ, जहां पे ये स्प्रेड करते हैं मेजरली फिफ्थ शेड्यूल एरिया में। फिफ्थ शेड्यूल एरिया जनरली आपके ट्राइबल बेल्ट है, जहां पे आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट गवर्नेंस से रिलेटेड, जस्टिस में डिलीवरी के कारण, एंड कहीं ना कहीं पेसा एक्ट का ठीक से इंप्लीमेंटेशन ना होना, फॉरेस्ट राइट एक्ट का ना मिल पाना, ये सब इसके पीछे आप ये कह सकते हो स्ट्रक्चरल जो गवर्नेंस के डेफिशिएट थे, इसकी वजह से मूवमेंट और ज्यादा स्प्रेड हुई। ऑल्दो जो कोबरा फोर्सेस आई आपकी, इनकी डिप्लॉयमेंट या समाधान डॉक्ट्रिन लेके आए हम, इससे ओवरऑल माओइस्ट मूवमेंट में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट अभी भी अगर गवर्नेंस में वीकनेस रही तो आने वाले समय में जो आपकी रेडिकलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है और इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो सकती है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भैया देखो, लीगल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस आपको क्रिएट करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो बात की गई है कि भाई लीगल फ्रेमवर्क को आप ट्राइबल एरियाज के अकॉर्डिंगली गवर्न करेंगे, तो वो आपको यहां पे इंश्योर करना होगा। अब जैसे फिफ्थ शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं जहां पे आप इंश्योर करते हो ट्राइबल वेलफेयर को, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हो, आप उसको इंप्लीमेंट ठीक से करें। देन ट्राइबल जो एडवाइजरी काउंसिल्स हैं आप उनको यहाँ पे ट्राइबल मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए यहाँ पे ठीक से। फाइनेंशियल प्रोविजंस को भी आपको कहीं ना कहीं और बेटर करना पड़ेगा, जहां पर ट्राइबल सब प्लान को आप ठीक से इंप्लीमेंट कर सके। एंड कोशिश कीजिए कि जो लैंड एलिनिएशन की जो प्रॉब्लम है आप उसको मिनिमाइज कर सके। तो कहा जाता है देखो, ओवरऑल जो रेड कॉरिडोर का जो इंपैक्ट है, लाइक आपको जो ट्राइबल एरियाज में ये जो पूरी माओइस्ट घटनाएं देखने को मिलती थी वो श्रिंक तो किया है, बट अभी भी हमारे पास बहुत अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव निग्लेक्ट जो आज की डेट में चल रहा है और एक्सट्रीम अंडर डेवलपमेंट जो चल रहा है, इसकी वजह से आपकी वायलेंस फिर से स्प्रेड हो सकती है। तो अब यहां पे हमें क्या करना होगा, तो ये जो अभी वैक्यूम क्रिएट हुआ है गवर्नेंस का, इसे ठीक करना होगा। हमें कोशिश करना पड़ेगा ट्राइबल एलिनिएशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम खत्म कर सके। देन हमें यहां पर सिक्योरिटी डेवलपमेंट के बीच में एक ब्रेक लेके आना पड़ेगा। मतलब देखो, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम कर दिया, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गियर अप, और कहीं ना कहीं ये फोकस करना होगा कि डेवलपमेंट इन तक कैसे पहुंच सके। तो यानी पीस बिल्डिंग आउटकम के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज आने वाले समय में पुलिसिंग इंटेलिजेंस धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी और इवन आपकी पुलिस फोर्सेस अंडर स्टाफ भी आपको देखने को मिलती है, लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क वीक होते जा रहे हैं। तो आपको यहां पे कोशिश करना होगा कि आप उसको भी दुरुस्त करें। एंड यहां पे आप ये कह सकते हो कि ऐसा भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जिन्होंने अभी हथियार डाले हैं वो भैया ऑर्गेनाइज क्राइम में चले जाएं, एक्सटॉर्शन या इलीगल माइनिंग के धंधों में चले जाएं, तो हमें यहां पर उनको भी कैसे मेन स्ट्रीम के अंदर ला सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करना होगा। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की। आखिरी आर्टिकल बिल्कुल सिंपल है। देखो, लेट्स से अपने पास एक कंपनी है, एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी की पेरेंट कंपनी है किसी टैक्स हेवन में लोकेटेड, लेट्स से सिंगापुर, केमन आइलैंड, कहीं भी। इसका नाम है XYZ कंपनी। तो पहले क्या होता था, 2013 से पहले, 2013 में बिप्स आया, बेस इरोजन के ऊपर टैक्स लगाने की बात हुई, बिप्स। तो यहां पे क्या हुआ कि लेट्स से एक कंपनी है, इसने इंडिया के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस किया और इसने कहा कि भैया मेरी तो पेरेंट कंपनी को मेरे को 90% पैसा देना है, मेरे पास तो 10 करोड़ रुपया है और ये इतना, इससे ज्यादा तो मेरा घाटा हो गया कि भाई 12 करोड़ तो मेरी यहां पे जो वर्किंग कॉस्ट थी, तो मेरा तो 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर कहा ठीक है, आपका जो भी नुकसान वगैरह हुआ बहुत अच्छी बात है। ये बिप्स रिफॉर्म जब आया तो हमने ये कहा कि भाई आपको एक मिनिमम 15% का टैक्स यहां पे देना पड़ेगा, यानी 15 करोड़ यहां पे आपको टैक्स के तौर पे जमा करवाने पड़ेंगे। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने चालाकी खेलनी स्टार्ट करी, उन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बनाई टैक्स हेवन कंट्री में, एक कंपनी खोली, ऑफशोर कंपनी, जो कि आपकी जिस कंट्री के अंदर आप प्लांट लगाना चाहते हैं वहां पर आ गई। जैसे लेट्स से इंडिया, अब जैसे इंडिया में
आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग $650 बिलियन के आसपास है, ज्यादातर मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड एंड केमन आइलैंड से आती है। यहां पर ऐसा कुछ है थोड़ी। एंड ज्यादातर टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज यहीं से पैसा बोरो कर रही है। तो कहते हैं हो क्या रहा है, ये टैक्स हेवन कंट्री में एक अपनी पेरेंट कंपनी खोलते हैं एंड दूसरी कंपनी खोल देते हैं कहीं पर टैक्स हेवन कंट्रीज में, सॉरी, जहां पे आपको ऑपरेशन अपने रन करने हैं। अब क्या होगा कि यहां पे लेट्स से ये एक बॉन्ड इशू करेंगे। ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं जो कि लोन के लिए ये इशू करते हैं। अब यहां पे ये कंपनी इन बॉन्ड्स को क्या कर लेगी, खरीद लेगी। अब होगा ये कि भाई बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको अपना इंटरेस्ट पे करना होगा। अब इंटरेस्ट पे करने के नाम पे ज्यादातर प्रॉफिट इनको शिफ्ट कर दिया जाता है एंड जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर तो कोई टैक्स लगता ही नहीं। तो इन्होंने ये एक नया रास्ता ढूंढ लिया है जहां पे आप ये कहते हो कि भाई लगभग 25 से 30% जो ग्लोबल एफडीआई स्टॉक के अंदर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह का पैसा आ रहा है, जहां पे प्रॉफिट शिफ्ट करने के लिए इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया कि इंटरेस्ट डिडक्शन के ऊपर आप पैसा तो कलेक्ट करते नहीं हो, मतलब टैक्स तो लगता नहीं है, और इस वजह से ये सारा अपना पैसा यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। तो कहा जाता है कि भैया देखो, अगर ओवरऑल बात करें तो इससे अक्सर आपको ये देखने को मिलता है इनको सस्ते दामों पे पैसा तो मिल जाता है, बट इससे जीडीपी जो है वो आपकी डेवलप कंट्रीज में 0.3 से 0.6% से कम हो जाती है। बट अगर आप देखेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट टैक्स आपका बहुत एक मेजर रोल अदा करता है, तो वहां पर आपका हाई यहां पे परसेंटेज देखने को मिलती है। अभी तक कॉर्पोरेट लिवरेजेस का इस्तेमाल करके $50 ट्रिलियन लगभग आप ये कह सकते हो कि से ये इंक्रीज हुआ है। एंड कहीं ना कहीं ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज के अंदर जो कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट्स हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट टैक्स गवर्नमेंट के पास इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो कहा जाता है कि भैया आप रिड्यूस करो डेट बायसेस को। अब यहां पे क्या होगा कि भाई सबसे पहले तो आप न्यूट्रलाइज करो डेट बायसेस को, जहां पे आप लाइक कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करो। आप बिप्स को यहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी इंप्लीमेंट करो एंड मिनिमम इफेक्टिव टैक्स यहां पर इंटरेस्ट इनकम के ऊपर भी लगा दीजिए आप। देन आप यहां पे ट्रांसपेरेंसी लेके आइए ताकि इस तरह की चालाकी जो है उसको आप पकड़ सकें। दीज वर दी आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए हो। आज की डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।